सेहत क्लब के फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत है। ये ओनली माय हेल्थ का कम्युनिटी पेज है जहाँ पर हम लाइव सेशंस करते हैं और डॉक्टर्स आकर हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि बीमारियों से कैसे लड़ना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। अभी हम जो एक सीरीज कर रहे थे वो था कैंसर के ऊपर, और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवेश प्रताप यादव जो हेड हैं बीएचयू में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के। आज हम बात करेंगे, बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो है स्टमक कैंसर की, कि वो कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉजेस क्या हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर ये है कि स्टमक कैंसर होता क्या है, कॉजेस क्या होते हैं, वजह क्या होती है इसकी। A very good afternoon to all my listeners. So today we will discuss about carcinoma stomach cancer, right? So जी सबसे पहले जब हम कोई खाना खाते हैं तो जो आहार नली होती है उसको इसोफेगस कहते हैं, और जी इसोफेगस से होते हुए खाना हमारे पेट तक जाता है, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, दैट इज स्टमक। जी तो स्टमक एक थैला होता है जिसमें कैपेसिटी होती है पूरे खाने को स्टोर करने की, राइट। उसके जी बाद खाने का पाचन स्टार्ट होता है। तो जो ये थैला होता है उसको हम लोग स्टमक कहते हैं। और आजकल इसका जो कैंसर का इंसिडेंस है हमारे देश में, खासकर इंडिया में भी, ये जी बढ़ता जा रहा है। जी तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, तो दर्शकों को ये जानना चाहिए कि स्टमक कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या हैं, किसको होने का चांसेस ज्यादा है। जी तो अगर देखा गया है कि अगर हम लोग मेल और फीमेल की बात करें तो मेल्स में स्टमक कैंसर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक। ओके तो जेंडर एक रिस्क फैक्टर है, मेल मेल जेंडर। तो ज्यादातर जो कैंसर होता है वो ओल्ड एज में होता है, जी ठीक है। तो अगर किसी की उम्र 60 साल के ऊपर हो रही है, 70 साल के ऊपर हो रही है, तो उसमें स्टमक कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है। तो जी उम्र एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, और उम्र बढ़ने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और ये सब लगभग सभी कैंसर के लिए। फिर जी तीसरा हमारा खान पान है। तो खान पान में क्या हमारा है, एल्कोहल, एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक रिस्क फैक्टर है कार्सिनोमा स्टमक का। स्मोकिंग, सिगरेट या बीड़ी का सेवन करना, ये रिस्क फैक्टर है कार्सिनोमा स्टमक का। प्रिजर्व फूड, आजकल आप देखिए हर जगह जो है सैल्टेड और प्रिजर्व फूड बिकता है ना। आपका जी जी बहुत सारे नॉनवेज के आइटम्स, बहुत सारे वेज के आइटम्स फ्रिज में रखा रहता है, और चिप्स वगैरह होता है, साल्टेड आइटम्स होते हैं। तो प्रिजर्व फूड और साल्टेड जिसमें होता है, ये एक रिस्क फैक्टर है कार्सिनोमा स्टमक होने का। जी इसके बाद अगर हम देखें तो जेनेटिक भी होता है, जैसे अगर किसी के माता पिता को स्टमक कैंसर हुआ है या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर स्टमक कैंसर हुआ है तो उनमें भी ये कैंसर होने का चांसेस ज्यादा होता है। जी और ओबेसिटी, मोटापा, तो अगर देखा गया कि दुबले लोगों में स्टमक कैंसर कम होता है, और जो लोग ओवरवेट होते हैं या मोटापा से ग्रसित होते हैं उनमें स्टमक कैंसर ज्यादा होता है। तो यही जी अमाउंट ज्यादा चांसेस होते हैं स्टमक कैंसर होने के, यही सब रिस्क फैक्टर जो मैंने बताया अभी आपको। जी डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, तो एक फैक्टर ये भी है कि जिन्हें कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूअसली रहता है, तो क्या एक ऐसा फैक्टर बन सकता है जिसे अगर निग्लेक्ट कर दिया जाए तो आगे चलकर यही एक बड़ी वजह बन जाए। देखिए, एक समाज की भ्रांति है ये। कॉन्स्टिपेशन 90% जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, वो जी फंक्शनल होता है 90%। जी मीन्स जी अगर हमारे सोसाइटी में 100 लोग को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो जी 90 लोगों को कोई बीमारी अंदर नहीं है, ठीक है। जी वो जी आपके जो जीवन शैली की वजह से है। लाइक लोग लो फाइबर डाइट खाते हैं, आजकल नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हरी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फल नहीं खाते हैं, सलाद नहीं खाते हैं, ठीक है। तो जी इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा होती है। और किसी किसी का जैसे उम्र बढ़ने के साथ आंत स्लो हो जाता है, तो कोलन में जो मोटिलिटी होती है, जो आंतों में मोटिलिटी होती है, वो स्लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो 90% को बीमारी नहीं होती है, जी लाइक जी फंक्शनल, कि आपको जो है कोई जान पे खतरा नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ कोलन कैंसर होते हैं, तो स्टमक ओके कैंसर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो हमारी बड़ी आंत का कैंसर होता है, कोलन कैंसर, कई बार मरीज को कोलन कैंसर का पहला लक्षण होता है कॉन्स्टिपेशन। मीन्स उसको जी पेट साफ नहीं होता है या उसको जो है स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। तो अगर किसी हम्म का एज ज्यादा हो रहा है, जैसे कि 50 साल के ऊपर हो रहा हो, और उसको न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ हो, बहुत पहले से ना हो,
नया जी नया महीने 2 महीने से कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, तो ऐसे लोगों को अपना कोलोनोस्कोपी करवा करके देखना चाहिए कहीं कोलन कैंसर तो नहीं हो रहा है। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा कोई और समस्या नहीं होती है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन से कुछ प्रॉब्लम समाज में आती है, जैसे कि हेमरॉयड, जिसको पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं, वो बन जाता है। रेक्टल जी प्रोलैप्स होने का डर होता है, तो शौच जाने पर खून आ सकता है हेमरॉयड से। फिशर होने का डर होता है, जिससे शौच करने में बहुत दर्द होता है। तो जी ये सब छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं वो कॉन्स्टिपेशन से होती हैं। कोई बड़ी समस्या जल्दी कॉन्स्टिपेशन से नहीं होती है। जी। डॉक्टर, हमने रिस्क फैक्टर की बात करी, कॉन्स्टिपेशन की बात कर ली कि कहीं वो वजह तो नहीं है। जो शुरुआती हमारे सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टमक कैंसर के? कब हमें इसको सीरियस जी। लेना चाहिए? जब हमारे सिम्टम्स आ जाएं कि हमें अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेकअप्स कराने चाहिए? देखिए, एक बीमारी होती है, हम लोग उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं, फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। अगर वो यंग एज में है, जब 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ये आपका स्टमक कैंसर का लक्षण नहीं होता है। लेकिन यही जो लक्षण डिस्पेप्सिया के जो लक्षण होते हैं, डिस्पेप्सिया जिसको कहते हैं लोग, इनडाइजेशन, खाना नहीं पच रहा है, डिस्पेप्सिया हो रहा है। जी अगर ओल्ड एज में होता है, 40 साल के ऊपर होता है, 50 साल के ऊपर होता है, तो वो स्टमक कैंसर हो सकता है। तो क्या क्या लक्षण होते हैं? तो स्टमक में जब कैंसर होता है तो वहां पर ग्रोथ बन सकती है और अल्सर बन सकता है। तो मरीज को ओके। पेट में दर्द हो सकता है। दर्द, तो दर्द कहाँ जी पर होगा? पेट के ऊपर वाले हिस्से में होगा, नाभि के ऊपर पेट का दर्द होगा। ठीक है। जी 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 मरीज को खाने पीने में रुचि कम हो जाएगी, उसका वजन गिरने लगेगा। तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा, खाना कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, पेट फूला फूला महसूस होने लगेगा, पेट में दर्द महसूस होगा। और जब अल्सर से ब्लीडिंग होगी, जो अल्सर होता है अंदर, अगर कैंसर वाला अल्सर है, तो जी उससे लैट्रिन काली हो सकती है, शौच काला हो सकता है, या खून की उल्टी भी हो सकती है। जी किसी किसी मरीज को पेट में बहुत ज्यादा जलन भी होता है। जी तो जलन बहुत कॉमन समस्या है, एसिडिटी की समस्या बहुत कॉमन है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है, 50 साल के ऊपर है, और आपको नया नया जलन पैदा हुआ, स्टार्ट हुआ पेट में या सीने में, तो आपको जी ऐसे केसेस में एंडोस्कोपी करके स्टमक कैंसर देखना चाहिए। किसी किसी को स्टमक कैंसर में उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जब उल्टियां स्टार्ट होती हैं तो उसमें वजन बहुत तेजी से गिरता है उस मरीज का। ओके। कुछ उल्टियों में वजन नहीं कम होता है, लेकिन स्टमक कैंसर में वजन कम होता है। जी और खून की कमी, एनीमिया, बहुत सारे मरीज में कोई लक्षण नहीं है, 50-60 साल जी की उम्र है, और खाना थोड़ा कम खा रहे हैं, कोई दर्द नहीं है, कोई जलन नहीं है ना, कोई खून नहीं आ रहा है कहीं से। लेकिन जब वो हीमोग्लोबिन का जांच करवाते हैं तो पता चला हीमोग्लोबिन 7-8 के आसपास है, 9-10 के आसपास है, कम है। तो जी हीमोग्लोबिन का कम होना, एनीमिया भी स्टमक कैंसर का एक लक्षण है। तो यही ओके। जो मैंने आपको बताया, ये सब जो है पेट के कैंसर के लक्षण होते हैं। डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे? जैसे आपने बताया एंडोस्कोपी कराना चाहिए, तो कौन कौन से जी, ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए, और उसके बाद ट्रीटमेंट बिल्कुल। क्या होगा, इसका तो प्रोसेस क्या इसमें होता देखिए, है? जैसे जैसे अगर आपका बीमारी कंफर्म होता है, आपको जी लगता है कि स्टमक कैंसर हो सकता है, वेट लॉस हो रहा है, खाने में रुचि खत्म हो गई है, और या खून आ रहा है, शौच से जो है काली शौच हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, लगातार उल्टियां हो रही है, ऐसे केसेस में जो नंबर वन आपका इन्वेस्टिगेशन होता है वो एंडोस्कोपी होता है। ओके। एंडोस्कोपी जो मुंह के रास्ते आपका कैमरा डाल के टेस्ट होता है, उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। वो जी आपके जी पेट के अंदर कैमरा जाता है और हम लोग उसको स्क्रीन पर देखते हैं। जी तो एंडोस्कोपी से आपको दिख जाएगा कि अल्सर कहाँ पर है या कैंसरस अल्सर कहाँ पर है। वहां से जी बायोप्सी लिया जाता है। कई बार ओके। कुछ भ्रांति होती है, कुछ मरीज सोचते हैं कि बायोप्सी लेने से कैंसर फैल जाता है, ये भ्रांति है। ऐसा कुछ भी जी नहीं होता है, बायोप्सी आपको अलाउ करना चाहिए। तो जी बायोप्सी लेने से कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है। बाद में डॉक्टर आपको कुछ ब्लड के टेस्ट कहेंगे कराने के लिए, आपका खून कितना है, किडनी कैसा है, लीवर कैसा है, वो सब देखा जाता है। शुगर जी वगैरह का भी जांच इसमें होता है। और साथ में सीटी स्कैन होता है। जी सीटी स्कैन का पर्पज क्या होता है? स्टेजिंग के लिए, ओके। कि कैंसर आपका जो है इनिशियल स्टेज में है या एडवांस हो चुका है, या जी कैंसर दूर तक फैल गया है। जी तो अगर इलाज की अगर हम बात करें, तो अगर पेट का कैंसर आप जल्दी पकड़ लिए, आपको लक्षण आया हम्म और आप उसको इग्नोर नहीं हम्म किया, डॉक्टर के पास गए, एंडोस्कोपी हुआ, उसको कैंसर आ गया, तो आपका हम्म सर्जरी से कैंसर क्योर हो सकता है, ऑपरेशन होगा आपका। ओके। तो जो कैंसर जी का सर्जन है वो आपको ऑपरेशन से आपका उस पेट का हिस्सा को निकाल देगा। बहुत बड़ा जी कैंसर रहेगा तो पूरे पेट के हिस्से को निकाला जा सकता है। लेकिन जी अगर आपका जी कैंसर फैल गया है या लोकली एडवांस्ड है, जी तो आपको कीमोथेरेपी दिया जाएगा। तो कीमोथेरेपी हमेशा जो है डॉक्टर की निगरानी में, जो कैंसर का डॉक्टर होता है वो देता है। और जी किसी किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी से कैंसर कम हो जाता है और फिर से उसकी सर्जरी हो सकती है। जी तो मेन जो ट्रीटमेंट आपका स्टमक कैंसर में है वो कीमोथेरेपी है और सर्जरी या ऑपरेशन है। जी। ठीक है डॉक्टर, हमने ये बात करी कि ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए। ये स्टेजेस क्या होती हैं? किस स्टेजेस तक ये क्योरेबल है, क्योर क्योंकि किया इसमें जा जो सकता है?
हमारे दर्शकगण हैं वो स्टेज तो नहीं पता लगा पाएंगे, उसके लिए तो एंडोस्कोपी, बायोप्सी, ब्लड ब्लड का टेस्ट, पेट स्कैन, पेट सीटी स्कैन होता है, उसके लिए सीटी जी स्कैन भी होता है। उससे जी पता चलता है। हम लोग यूजुअली 4 स्टेज में कैंसर को डिवाइड करते हैं, ये 1 जी 2 3 4। अगर आपका स्टेज 1 या 2 में डिटेक्ट हो जाता है तो आपका क्यूरेबल होता है, तो जी आपको सर्जन ऑपरेट करेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका 3 और 4 स्टेज में पता चलता है तो जी आपको कीमोथेरेपी दी जाएगी। और जब ओके कीमोथेरेपी दी जाती है तो जीवन आपका सिर्फ लंबा हो सकता है, बढ़ सकता है, बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो जी आप अगर जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे लक्षण आने पर तो स्टेज 1 या 2 में आपको डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आप जी लेट कर देंगे, 2 3 महीने का आप गैप कर देंगे, लक्षण को इग्नोर करते रहेंगे, मेडिकल स्टोर से लेकर दवाई खाते रहेंगे, जी तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका स्टेज 3 या 4 में आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, तो फिर आपकी जी जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगी और सिर्फ जिंदगी को कीमोथेरेपी दे करके लंबा किया जा सकता है। जी हमारे साथ जो भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है, आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम डॉक्टर से पूछ लेंगे। डॉक्टर, हमने बात कर ली कि स्टमक कैंसर होता क्या है, कॉजेज, ट्रीटमेंट और आगे की जो भी चीजें हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 5 ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करके या जिनका ध्यान रख के हम कैंसर से बच सकते हैं या उसे बिल्कुल। इग्नोर कर सकते हैं। देखिए, कुछ कैंसर तो जेनेटिक जी होते हैं जो कि जी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये जी ज्यादा होने पर रिस्क आपको बढ़ेगा, आपके माता पिता को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है तो आपको भी हो सकता है। लेकिन जी आपके हाथ में क्या है ये जानना जरूरी, कि हमारे हाथ में क्या है जी जिससे हम किसी भी कैंसर से बच सकते हैं। तो जी कैंसर के जो कार्सिनोजेनिक चीजें होती है, जो कैंसर कराती है, उससे हमें बचना है। नंबर जी 1 जो कैंसर का कॉज वर्ल्ड में क्या है, वो अब टोबैको है। ओके टोबैको, लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं और स्मोकिंग करते हैं, 2 फॉर्म में जी लेते हैं। तो जी आप टोबैको स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग चबाने से, दोनों से बचिए, नंबर 1। जी नंबर 2, एक्सेसिव एल्कोहल। एल्कोहल अगर आप मॉडरेट अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में लेंगे तो कार्सिनोजेनिक नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक्सेसिव एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो फिर पेट का जी कैंसर हो सकता है। नंबर 2, ओके ओवरवेट। वजन कम करें। वजन कम करना ये आपके हाथ में है। अगर जी आप वजन बढ़ा के रखेंगे, ओवरवेट होंगे, ओबेसिटी आप से ग्रसित हो जाएंगे, तो कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जी प्रोसेस्ड फूड, आप घर में खाना खाइए, आप घर में जो भी खाना खाना कुक करके खाइए। आप दाल चावल सब्जी रोटी सलाद फल ये सब खाइए आराम से खाना। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड मार्केट में आपका बिक रहा है, प्रिजर्व फूड बिक रहा है, आजकल उसका जी ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी आज से 10 15 साल पहले, 20 साल पहले उसका बहुत ज्यादा चलन नहीं था, लेकिन आजकल हर शहरों में, यहाँ तक कि गांव में भी प्रोसेस्ड फूड का चलन बढ़ गया है, साल्टेड जी फूड का चलन बढ़ गया है। जी तो इस या स्मोक्ड फूड लोग यूज करते हैं, एक रिस्क फैक्टर ये भी है स्मोक्ड फूड। तो आप इन सब खाने से बचिए जो है। हेल्दी जी लाइफ स्टाइल लीजिए, सही नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, कसरत जी करिए। और एक चीज मैं बताना भूल गया था कि एक बैक्टीरिया होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। वो ओके हमारे इंडिया में 80% लोगों को है जी। जैसे हमारे इंडिया ओके में टोटल जो प्रिवेलेंस है 80% है। जी उस एच पाइलोरी से भी किसी किसी को कैंसर होने का डर होता है। तो अगर आपको ओके आपको अगर पेट का कोई सिम्टम हो रहा है, अगर जी इंडिया में किसी को पेट का सिम्टम हो रहा है, जैसे उसको डिस्पेप्सिया हो रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, उल्टियां हो जी रही हो, खाना नहीं जी खा पा रहा हो, और एंडोस्कोपी उसकी की गई और बायोप्सी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया आता है, तो उसको मारने की दवाई उपलब्ध है मार्केट में। डॉक्टर जी के प्रेस्क्रिप्शन से आपको उसको लेना चाहिए। उसको जी एंटी एच पाइलोरी ट्रीटमेंट कहते हैं। आप इस चीजों जी को मॉडिफाई करके कैंसर से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, काफी अच्छी सलाह दी आपने, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमें सुन रहे थे, देख रहे थे व्यूअर्स, उनको काफी हेल्प मिलेगी। इसी तरीके के और सेशंस लेके हम आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर इलनेस या किसी टॉपिक पर लाइव सेशन करें, डॉक्टर के साथ जुड़े, तो वो भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपना सुझाव छोड़ सकते हैं। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देवेश। नेक्स्ट सेशन हम जल्दी प्लान करेंगे और फिर से आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।